So hello everyone, I welcome you all to the YouTube channel of Chem Academy. So today we are going to discuss here surface chemistry. ठीक है, तो हमने जो सेकंड लेक्चर में सरफेस केमिस्ट्री हम जो डिस्कस कर रहे थे हम उसी को कंटिन्यू करते हैं. तो देखो जो हमारा सेकंड लेक्चर था उसमें हम क्या स्टडी कर रहे थे, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. एक बार हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी से कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, उसके बाद फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. ओके, तो हम लास्ट लेक्चर में स्टडी कर रहे थे एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में. तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म हमें क्या बताती है, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म हमें बताती है कि कितना अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट, कितनी अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब हुआ है कहाँ पे, ऑन द यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट. ठीक है, क्या बोला मैंने, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या बताती है कि कितना एड्सॉर्बेट उस सरफेस पे एड्सॉर्बेंट पे रिटेन हुआ है. ओके, इट टेल्स अस अबाउट द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब ऑन द यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट. ठीक है, तो ये हमें क्या बताती है, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट कितनी अमाउंट जो एड्सॉर्ब हुई है ऑन द यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट. ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बेसिकली हमें क्या बताता है, कितना एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब हुआ है ऑन द यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट. ओके, लेकिन अब अगर हम बात करें एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म हमें ये बताती है, लेकिन हमें यहाँ पे स्टडी क्या करना है, हमें एड्सॉर्प्शन फिनोमिना को स्टडी करना है. जितने भी एड्सॉर्प्शन फिनोमिना है उनकी थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स को स्टडी करना है. तो जो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है, दीज आर द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन द एड्सॉर्प्शन फिनोमिना. अगर आपको किसी भी एड्सॉर्प्शन फिनोमिना को एक्सप्लेन करना है, उसको स्टडी करना है, तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स आर द सुटेबल वे. ओके, तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बेसिकली हमें क्या बताती हैं, इट टेल्स अस अबाउट द सरफेस एरिया एंड पोर प्रॉपर्टीज. ठीक है, क्या बताती है हमें कि जो हमारा एड्सॉर्बेंट है जिसके ऊपर पार्टिकल्स का एड्सॉर्प्शन हुआ है उसके सरफेस एरिया के बारे में हमें बताती हैं, एंड इट्स पोर प्रॉपर्टीज, जो उसका पार्टिकल साइज है, उसका पोर टेक्सचर है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है. ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म हमें और क्या क्या बताती है, इट टेल्स अस अबाउट द सरफेस एरिया, कि जिस सरफेस पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है उसके एरिया के बारे में बताएंगी, और उसके पोर टेक्सचर के बारे में इंफॉर्मेशन देंगी, एंड पोर टेक्सचर. ठीक है, उसकी पोर प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पता चलेगा किससे, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म से. तो ये हम लास्ट क्लास में स्टडी कर रहे थे एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होती है. उसके बाद हमने देखा था फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. उसके बाद हमने क्या देखा था, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. ठीक है, तो फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की जो जनरल इक्वेशन थी, जो फ्रेंडलिच ने जनरल एम्पिरिकल इक्वेशन दी थी एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को प्रेशर के साथ रिलेट करने के लिए, हमने वो जनरल इक्वेशन देखी थी. ओके, और वो जनरल इक्वेशन क्या थी, x/m इज इक्वल टू k p की पावर 1/n. दिस इज द जनरल इक्वेशन which was given by Freundlich to explain the adsorption phenomena. ओके, हमने ये बोला था x/m यहाँ पे क्या है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, कि कितना एड्सॉर्प्शन हुआ है, कितना एड्सॉर्बेंट पे स्टिक हुआ है. हमने बोला p क्या है, प्रेशर की रेंज थी, k और जो n है, k और n, इनको मैंने लास्ट क्लास में क्या बोला था कि जो ये k और n है ये दोनों कांस्टेंट हैं, दोनों कांस्टेंट हैं जो किस पे डिपेंड करते हैं, विच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट. ठीक है, क्या बोला था मैंने कि k और n दोनों कांस्टेंट हैं जो किस पे डिपेंड करेंगे, ऑन द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट. k एंड n आर कांस्टेंट विच डिपेंड्स ऑन द, किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, नेचर ऑफ, किस किस के नेचर पे, एड्सॉर्बेट, जो स्पीसीज एड्सॉर्ब हो रही है उसके नेचर पे, और एड्सॉर्बेंट जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रहा है. ठीक है, के और एन दोनों एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के नेचर पे डिपेंड करेंगे. लेकिन अब बात आती है
कि ये दोनों कांस्टेंट हैं। किसके लिए कांस्टेंट है? एक पर्टिकुलर सरफेस के लिए, और उस पर्टिकुलर सरफेस पे किसी पर्टिकुलर गैसियस स्पीसीज का या किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसके लिए ये कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे हमने मान लिया कि प्लेटिनम सरफेस है, ये हमारा प्लेटिनम का हमने सरफेस मान लिया, इस सरफेस के ऊपर किसी भी गैस का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो प्लेटिनम सरफेस और हमने मान लिया H2 गैस का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ओके, तो इस सरफेस के लिए और H2 गैस के लिए, इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए K और N की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। ठीक है, इसके लिए K और N की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अगर हम प्लेटिनम को छोड़ के निकल सरफेस ले लेंगे, ठीक है, तो उस निकल सरफेस और H2 के लिए भी K और N की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, लेकिन वो प्लेटिनम सरफेस से अलग होगी। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर एड्सोर्बेट और एड्सोर्बेंट के लिए, एक पर्टिकुलर एड्सोर्बेट एंड एड्सोर्बेंट के लिए K और N की वैल्यू कांस्टेंट होंगी। ठीक है, लेकिन अब बात आती है, ठीक है ये कांस्टेंट वैल्यू है, आप अगर क्वेश्चन भी करोगे तो आपको इनकी वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि ये सिग्निफाई क्या करते हैं? कुछ ना कुछ तो फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा ना K और N का। ठीक है, तो हमें अभी वही स्टडी करना है कि K और N का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंडलिच कॉन्स्टेंट्स K एंड N। K और N हमें क्या बताते हैं? तो देखो, जो K है, K जो फ्रेंडलिच कांस्टेंट है, वो बेसिकली हमें बताता है एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी के बारे में। क्या बताता है वो? एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी के बारे में। एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी का मतलब क्या है कि एक जो एड्सॉर्बेंट है, एक पर्टिकुलर जो सरफेस है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, उसकी कितनी कैपेसिटी है एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स को अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब करने की। समझे कि ये पर्टिकुलर सरफेस है, इसकी कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी कि ये इतना ही एड्सॉर्प्शन कर सकता है, इसके सरफेस पे इतना ही एड्सॉर्प्शन हो सकता है। ठीक है, मान लो ये सरफेस है, इसकी कैपेसिटी क्या है कि इसके ऊपर 20 एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स ही स्टिक हो सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर 20 एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स का ही एड्सॉर्प्शन हो सकता है, तो वो क्या हो जाएगी इसकी? वो क्या हो जाएगी इसकी? एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो जो K है, K हमें क्या बताता है? एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी के बारे में। और एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी किसकी? ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक है, कि एक एड्सॉर्बेंट की कैपेसिटी क्या है एड्सॉर्प्शन के लिए, वो कितने पार्टिकल्स को अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब कर सकता है, वो क्या हो जाएगी? उस पर्टिकुलर सरफेस की एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी। और जो हमें कौन बताता है? K। जितनी ज़्यादा K की वैल्यू होगी, जितनी ज़्यादा K की वैल्यू होगी, एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, अब बात आती है 1/n की। हमने यही देखी थी ना जनरल इक्वेशन, x/m इज इक्वल टू K p⁻⁴ 1/n। तो K को हमने पता लगा लिया क्या है? एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी। अब जो 1/n है वो हम क्या होती है? देखो, जो 1/n है वो आपको बताता है सरफेस हेट्रोजिनिटी के बारे में और एड्सॉर्प्शन इंटेंसिटी के बारे में। देखो, ये दो चीज़ें आपको बताता है। फर्स्ट वन इज सरफेस हेट्रोजिनिटी, ये आपको बताएगा कि सरफेस कितना हेट्रोजीनियस है नेचर में। ओके, सरफेस कितना हेट्रोजीनियस है नेचर में। और सेकंड थिंग ये आपको क्या बताएगा? एड्सॉर्प्शन इंटेंसिटी के बारे में। एड्सॉर्प्शन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का तो आपको पता ही है, जितना ज़्यादा एड्सॉर्प्शन हो रहा है एक सरफेस पे, जितना ज़्यादा एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो हम उसको क्या बोल देंगे कि एड्सॉर्प्शन बहुत इंटेंस है, एड्सॉर्प्शन इज हाईली इंटेंस। अगर एड्सॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब एड्सॉर्प्शन की इंटेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो 1/n आपको क्या बताता है? अबाउट सरफेस हेट्रोजिनिटी एंड एड्सॉर्प्शन इंटेंसिटी। ओके, तो ये आपको सरफेस हेट्रोजिनिटी के बारे में बताता है और एड्सॉर्प्शन इंटेंसिटी के बारे में बताता है। तो जब इस 1/n की वैल्यू, जब इस 1/n की वैल्यू 0 को टेंड करेगी, 1/n की वैल्यू 0 की
साइड मूव करेगी, जीरो की तरफ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, सरफेस की हेट्रोजिनिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्या बोला मैंने, जब 1/n की वैल्यू जीरो की साइड मूव करेगी तो सरफेस मोर हेट्रोजीनियस हो जाएगा नेचर में, सरफेस का जो हेट्रोजीनियस नेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जब 1/n इट टेंड्स टू जीरो तो क्या हो जाएगा, सरफेस कैसा हो जाएगा, सरफेस बिकम्स मोर हेट्रोजीनियस इन नेचर। ओके, इसका मतलब जैसे जैसे 1/n की वैल्यू जीरो की साइड मूव करेगी सरफेस की हेट्रोजिनिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, अब बात आती है एड्जॉर्प्शन इंटेंसिटी की। तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे 1/n की वैल्यू जीरो को टेंड कर रही है तो सरफेस की हेट्रोजिनिटी इंक्रीज कर रही है। अब हमें ये पता है कि जो 1/n है वो एड्जॉर्प्शन इंटेंसिटी को भी रिफ्लेक्ट करता है, एड्जॉर्प्शन इंटेंसिटी के बारे में भी बताता है। तो जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी, जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी एड्जॉर्प्शन इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, क्या बोला मैंने, जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी एड्जॉर्प्शन इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी। n की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी एड्जॉर्प्शन इंटेंसिटी, मतलब जो एड्जॉर्प्शन है वो और ज़्यादा इंटेंस होगा, एड्जॉर्प्शन इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि हायर इज द वैल्यू ऑफ n, हायर इज द वैल्यू ऑफ 1, हायर इज द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एड्जॉर्प्शन इंटेंसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। सो वी कैन से दैट हायर इज द वैल्यू ऑफ n, हायर इज द इंटेंसिटी ऑफ एड्जॉर्प्शन। ओके, जितनी ज़्यादा n की वैल्यू होगी एड्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये आपका स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है, एड्जॉर्प्शन इंटेंसिटी या एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो था बेसिकली कि k और 1n है वो आपको क्या सिग्निफाई करते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें, ये तो हमने पढ़ लिया फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म होता क्या है, k और n हमें क्या बताते हैं। ठीक है, अब बात आती है फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में मोनोलेयर का फॉर्मेशन होता है या मल्टीलेयर का फॉर्मेशन होता है। देखो, जो फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है वो क्या होती है, रिवर्सिबल एड्जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करती है। वो क्या कहती है कि जो गैसियस पार्टिकल्स का या कोई भी एड्जॉर्बेट पार्टिकल्स हैं उनका एक सरफेस पे एड्जॉर्प्शन हो रहा है तो वो कैसा होगा नेचर में, दैट इज रिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, वो रिवर्सिबल एड्जॉर्प्शन होगा। और साथ साथ में एक ये भी बात बोलती है कि फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म ने क्या बोला, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन दी मोनोलेयर फॉर्मेशन। ओके, समझ आ रहा है क्या बोला उसने, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन मोनोलेयर फॉर्मेशन, मोनोलेयर की फॉर्मेशन पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब फ्रेंडलिच ने ये नहीं कहा कि केवल मोनोलेयर का ही फॉर्मेशन होगा। अगर सरफेस पे एड्जॉर्बेट पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ एक ही लेयर बना रहे हैं तो भी उसके लिए ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मोनोलेयर का फॉर्मेशन कर लो, लेकिन अगर वो मल्टी लेयर का भी फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी हार्ड एंड फास्ट कंडीशन नहीं है कि ओनली मोनोलेयर का फॉर्मेशन होगा या ओनली मल्टी लेयर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म थी इसमें नो रेस्ट्रिक्शन ऑन मोनोलेयर फॉर्मेशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि कभी भी स्टेटमेंट में आ सकती है, आपसे वो पूछ लेगा कि फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में हमेशा मोनोलेयर का फॉर्मेशन होता है, हमेशा मल्टीलेयर का फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएंगी क्योंकि फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में मोनोलेयर भी बन सकती है और मल्टीलेयर का भी फॉर्मेशन हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे मोनोलेयर के फॉर्मेशन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर, it is also applicable to multi-layer adsorption। मतलब क्या हुआ कि सरफेस पे मोनोलेयर का भी फॉर्मेशन हो सकता है और मल्टी लेयर का भी फॉर्मेशन हो सकता है। ओके, तो ये तो था आपका फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। अब हम देखेंगे
कि फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में अगर हम पार्टिकल साइज सरफेस का इंक्रीज कर दें, जो सरफेस है उसके जो पोर्स हैं उनका साइज हम इंक्रीज कर दें, तो एड्सॉर्प्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जो उसके कोफिशिएंट्स हैं के और एन, जो एड्सॉर्प्शन कॉन्स्टेंट्स हैं सॉरी, के और एन, जो एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और एड्सॉर्प्शन इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम पार्टिकल साइज इंक्रीज कर दें सरफेस का, अगर हम एड्सॉर्बेंट का पार्टिकल साइज इंक्रीज कर दें तो के और एन पे क्या इफेक्ट होगा? ठीक है, तो देखो इफेक्ट ऑफ पार्टिकल साइज। देखो जब हम स्टार्टिंग में लेके चल रहे हैं कि ये हमारा सरफेस है, एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स इसके सरफेस पे आके स्टिक हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स इसके सरफेस पे आके स्टिक हो रहे हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे एड्सॉर्बेंट जो है इसका पार्टिकल साइज छोटा है, इसका पार्टिकल साइज छोटा है इन कंपैरिजन टू दी एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स जो इसके सरफेस पे आके चिपक रहे हैं, तो क्या करेंगे? जब ये हमारा सरफेस है, इसका पार्टिकल साइज इतना ही है, यहाँ पे ये एड्सॉर्बेट पार्टिकल है, जब वो इसके सरफेस पे आके चिपकेगा, वो इसके सरफेस पे आके रिटेन होगा, तो क्या वो इसके बल्क में जा सकता है? क्या वो इसके बल्क में जा सकता है? नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो पार्टिकल साइज छोटा ही है, तो ये इसको पेनिट्रेट करके इसके बल्क में नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो उसके सरफेस पे ही रहेगा, उसके सरफेस पे ही रहेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सरफेस पे एक्सेस कंसंट्रेशन हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? एड्सॉर्प्शन, ठीक है। लेकिन अगर हम एड्सॉर्बेंट का पार्टिकल साइज इंक्रीज कर दें, एड्सॉर्बेंट का पार्टिकल साइज इंक्रीज कर दें, अब जो हमारा सरफेस है उसका पार्टिकल साइज ये है, ये हमारा सरफेस है, ठीक है। तो अब जो एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स हैं, जो एड्सॉर्बेट पार्टिकल यहाँ थे, सेम वही हमने एड्सॉर्बेट लिया, तो अब वो एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स क्या करेंगे? इस सरफेस की साइड अट्रैक्ट होंगे, रेजिडुअल फोर्सेस से इस सरफेस की साइड अट्रैक्ट होंगे। पहले वो इस सरफेस पे आके रिटेन करेंगे, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, पहले वो सरफेस पे आके रिटेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो क्या देखेंगे कि जो सरफेस के पार्टिकल साइज हैं, सरफेस का जो पोर साइज है वो तो बड़ा है, तो वो क्या सोचेंगे कि ठीक है हम इसके बल्क में चलते हैं और अंदर जाके देखते हैं क्या कुछ है, ठीक है। वो क्या करेंगे? उनके अंदर भी क्यूरियोसिटी होगी कि हम इसके बल्क में जाएं और बल्क में जाके वहाँ के बारे में देखें कि वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है। तो क्या करेंगे? वो इसके सरफेस पे आके चिपकेंगे, और जब देखेंगे कि सरफेस का पार्टिकल साइज बड़ा है, तो वो क्या करेंगे? उसके बल्क में पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो उसके बल्क में पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो जब सरफेस पे एक्सेस कंसंट्रेशन होनी कम हो जाएगी, जब एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स बल्क में पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, तो क्या होगा? एड्सॉर्प्शन का रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि सरफेस पे एक्सेस कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, एड्सॉर्प्शन भी उतना ज़्यादा होगा। तो जब सरफेस पे एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन कम होने लग जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ? एड्सॉर्प्शन का रेट भी कम होने लग जाएगा, ठीक है। अब देखो एड्सॉर्प्शन का रेट कम हो जाएगा, तो के और एन पे जो हमारे दो कॉन्स्टेंट्स थे, जो एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी को बताता है और जो एड्सॉर्प्शन इंटेंसिटी को बताता है, उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी का हमने बोला कि सरफेस की कितनी कैपेसिटी है एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स को एड्सॉर्ब करने के लिए। क्या बोला था हमने? सरफेस की कितनी कैपेसिटी है एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स को अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब करने के लिए। तो अब क्या हो रहा है? इस सरफेस की कैपेसिटी तो कम हो रही है ना, जब हमने पार्टिकल साइज इंक्रीज कर दिया तो क्या हो गया? सरफेस पे कम पार्टिकल्स रिटेन करेंगे, मतलब उस सरफेस की जो कैपेसिटी है एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स को अपने सरफेस पे रखने की, वो क्या हो रही है? कम होती जा रही है, जैसे जैसे हम साइज इंक्रीज करेंगे। तो क्या होगा? जैसे जैसे हम साइज इंक्रीज करेंगे, जो एड्सॉर्बेंट है उसकी एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, ओके। और एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी डिक्रीज हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? के की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमने यही बोला था जितनी ज़्यादा के की वैल्यू होगी एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ओके। अब बात आती है एड्सॉर्प्शन इंटेंसिटी की। एड्सॉर्प्शन इंटेंसिटी भी आप यहीं से डायरेक्ट समझ सकते हो। जब एड्सॉर्प्शन सरफेस पे एक्सेस कंसंट्रेशन एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स की कम हो रही है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? धीरे धीरे जो एड्सॉर्प्शन है वो लेस इंटेंस हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा इंटेंस हो रहा है।
लेकिन एड्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, वो लेस इंटेंस हो रहा है। हम यहाँ पे एड्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम पार्टिकल साइज को इंक्रीज करेंगे तो एड्जॉर्प्शन धीरे धीरे लेस इंटेंस हो रहा है। इट मीन्स एड्जॉर्प्शन इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। और एन आपको क्या बताता है, एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी के बारे में, एड्जॉर्प्शन इंटेंसिटी के बारे में बताता है ना। तो जैसे जैसे आप पार्टिकल साइज इंक्रीज करोगे तो एड्जॉर्प्शन इंटेंसिटी है वो भी डिक्रीज करेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एन की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी। तो हमने क्या देखा कि जब हम पार्टिकल साइज को इंक्रीज करते हैं, व्हेन वी इंक्रीज द पार्टिकल साइज ऑफ एड्जॉर्बेंट, वैल्यू ऑफ के एंड एन बोथ डिक्रीजेस। क्या बोला मैंने, व्हेन वी इंक्रीज द पार्टिकल साइज ऑफ एड्जॉर्बेंट, पार्टिकल साइज ऑफ एड्जॉर्बेंट, जब हम एड्जॉर्बेंट के पार्टिकल साइज को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ बोथ के एंड एन, एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी एंड एड्जॉर्प्शन इंटेंसिटी दोनों क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, बोथ डिक्रीजेस। ओके, तो ये था आपका इफेक्ट ऑफ पार्टिकल साइज कि पार्टिकल साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करने से फ्रेंडलिच कांस्टेंट्स के और एन पे क्या इफेक्ट होगा। ओके, देखो अब अगर हम क्या करें, फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को अगर हम रिड्यूस करें, ये हमारी थी फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब बेटा देखो इसमें अगर आप 1/n जो है, 1/n जो इसकी स्लोप हमने बोली थी, अगर 1/n को क्या हो जाए, 1/n की वैल्यू 1 हो जाए, क्या हो जाए, अगर 1/n की वैल्यू 1 हो जाए, 1/n की वैल्यू 1 होते ही क्या हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x/m इज इक्वल टू kp। और ये क्या है, इट इज द लीनियर आइसोथर्म, या इसको आप क्या बोल सकते हो, नर्स्ड आइसोथर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लीनियर आइसोथर्म है उसको भी हम फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म से रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, जब फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में 1/n की वैल्यू, उसकी स्लोप 1 हो जाएगी। 1/n क्या रिप्रेजेंट करता था यहाँ पे, स्लोप को। तो जब स्लोप 1 हो जाएगी तो फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में। ओके, जब 1/n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर आइसोथर्म में या नर्स्ड आइसोथर्म में। ओके, तो देखो ये तो था आपका फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बात आती है, हम इस चैप्टर में क्या स्टडी कर रहे थे, एड्जॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन का हमने बोला कि जो बेस्ट वे है एड्जॉर्प्शन फिनोमिना को स्टडी करने के लिए, एड्जॉर्प्शन फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए, वो क्या है, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म से हम इजीली और एक बेटर वे में एड्जॉर्प्शन फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एड्जॉर्प्शन फिनोमिना को डिस्क्राइब करने के लिए, एड्जॉर्प्शन फिनोमिना को डिस्क्राइब करने के लिए जनरली हम 4 टाइप के आइसोथर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। जनरली 4 टाइप की आइसोथर्म होती हैं एड्जॉर्प्शन फिनोमिना को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं, S, L, H एंड C टाइप। बेसिकली ये 4 टाइप की जनरल आइसोथर्म होती हैं जिनसे हम एड्जॉर्प्शन फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, एक बार हम इनके बारे में ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये क्या है, क्योंकि इनके बारे में कभी भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो और फिर जिसको हमें स्टडी करना होगा, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उसको हम 1 by 1 डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो एक बार इनको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो अगर मैं पहली आइसोथर्म की बात करूं, एस टाइप आइसोथर्म, देखो एस टाइप, एस का मतलब यहाँ पे क्या है, सिग्मोइड, सिग्मोइड टाइप आइसोथर्म। ओके, तो देखो यहाँ पे बेसिकली हम इन आइसोथर्म्स के बारे में 3 चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन इस पे आएगा तो वो सिंपली इन 3 चीजों पे ही आएगा जो इसके बारे में मेन होती है। फर्स्ट वन कि ये कौन से एड्जॉर्प्शन को सजेस्ट करती हैं, कौन से एड्जॉर्प्शन के बारे में बताती हैं, वेदर इट इज फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन। जो इसमें इंटरेक्शंस हैं
एड्सोर्बेट और एड्सोर्बेंट के बीच में वो इंटरेक्शंस कैसी होती हैं, ठीक है, और हम बेसिकली इसकी ग्राफ देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी जो ग्राफ है वो इम्पोर्टेंट है, उससे आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो जो पहली बात है एस टाइप आइसोथर्म में, तो बेसिकली जो एस टाइप आइसोथर्म है वो हमें किसके बारे में सजेस्ट करती है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में, ठीक है, ये हमें किसके बारे में बताएगी, फिजिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में, या हम बोल सकते हैं कोऑपरेटिव एड्सॉर्प्शन के बारे में। ये हमें किसके बारे में बताएगी, कोऑपरेटिव एड्सॉर्प्शन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एस टाइप आइसोथर्म में क्या होता है, जब इस टाइप के आइसोथर्म को हम स्टडी करते हैं तो इनमें क्या होता है, जो एड्सोर्बेट है, देखो ध्यान से सुनना, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक तो वो सरफेस एड्सोर्बेंट और एक वो पार्टिकल्स जिनका एड्सॉर्प्शन हो रहा है, दीज आर एड्सोर्बेट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस टाइप के आइसोथर्म में क्या होता है, जो एड्सोर्बेट हैं, जो पार्टिकल्स हैं जिनका एड्सॉर्प्शन होना है, उनके बीच में इंटरेक्शंस ज़्यादा होती हैं, उनके बीच में इंटरेक्शंस ज़्यादा होती हैं इन कंपैरिजन टू द इंटरेक्शन बिटवीन एड्सोर्बेट एंड एड्सोर्बेंट। क्लियर, जो एड्सोर्बेट हैं, जो पार्टिकल्स हैं जिनका एड्सॉर्प्शन होना है, उनके बीच में इंटरेक्शंस ज़्यादा हैं, किसके कंपैरिजन में, बिटवीन द पार्टिकल्स एंड द सरफेस। ओके, यहाँ पे क्या बोला मैंने, ये आपका सरफेस है, ये एड्सोर्बेट पार्टिकल्स हैं, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी वो ज़्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी इनके बीच में इन कंपैरिजन टू द इंटरेक्शन बिटवीन सरफेस एंड एड्सोर्बेट पार्टिकल्स। तो जो एड्सोर्बेट और एड्सोर्बेंट के बीच में इंटरेक्शन होगी वो वीक होगी, और जो दो एड्सोर्बेट के बीच में इंटरेक्शंस होगी वो क्या होगी, दैट वन इज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। समझ आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम एस टाइप आइसोथर्म की बात करेंगे तो वहाँ पे देखो ध्यान से सुनना, एस टाइप आइसोथर्म की बात करेंगे वहाँ पे सरफेस पे क्लस्टर का फॉर्मेशन क्या होगा, फेवरेबल होगा। क्या होगा, सरफेस पे क्लस्टर फॉर्मेशन फेवरेबल होगा। हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या होगी, स्ट्रॉन्ग एड्सोर्बेट इंटरेक्शंस, ठीक है, एंड वीक इंटरेक्शन बिटवीन। ये नहीं कहा मैंने कि एड्सोर्बेट और एड्सोर्बेंट के बीच में इंटरेक्शन ही नहीं होगी, इंटरेक्शन नहीं होगी फिर तो एड्सॉर्प्शन ही नहीं होगा, उनके बीच में इंटरेक्शन तो होगी लेकिन वो इंटरेक्शन वीक होगी, किसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू द एड्सोर्बेट पार्टिकल्स। ओके, एंड वीक इंटरेक्शन किस किस के बीच में वीक इंटरेक्शन होगी, बिटवीन एड्सोर्बेट एंड एड्सोर्बेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने बोला कि सरफेस पे क्लस्टर का फॉर्मेशन फेवरेबल होगा। सरफेस पे क्लस्टर का फॉर्मेशन फेवरेबल कैसे होगा, वो तो आप यहीं से देख सकते हो, जब इनके बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनके बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा है, तो पहले ये आपस में इंटरेक्ट करके क्लस्टर का फॉर्मेशन करेंगे और वो क्लस्टर्स क्या करेंगे, उस सरफेस पे आके एड्सॉर्ब होंगे। ठीक है, समझे, पहले उनके बीच में ये नहीं कहा मैंने, सिंगल एड्सोर्बेट पार्टिकल है वो भी यहाँ पे आके एड्सॉर्ब हो सकता है, और यहाँ पे क्या हो सकता है, क्लस्टर का फॉर्मेशन भी होके एड्सॉर्प्शन हो सकता है। क्यों, क्योंकि सिंगल पार्टिकल आके एड्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, वीक इंटरेक्शन है तो क्या हुआ, एड्सॉर्प्शन तो हो रही है ना, रेजिडुअल फोर्सेस तो है ना, लेकिन जो एड्सोर्बेट पार्टिकल्स है उनके बीच में इंटरेक्शन कुछ ज़्यादा ही है, तो पहले वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, आपस में मेल मिलाप करेंगे, उसके बाद आके वो उस सरफेस पे स्टिक हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, वो एक क्लस्टर के फॉर्म में सरफेस पे आके स्टिक हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एस टाइप आइसोथर्म में क्लस्टर फॉर्मेशन भी फेवरेबल होता है। ठीक है, इसमें क्लस्टर फॉर्मेशन भी फेवरेबल होता है। तो अगर हम इसकी कर्व की बात करें तो कर्व आएगी, यहाँ पे हम लेंगे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, और यहाँ पे अगर हम एड्सोर्बेट पार्टिकल्स हमारी गैसियस स्पीसीज हैं, गैसेस का एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो प्रेशर लेंगे, और लिक्विड है तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन लेंगे उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नाम से ही आपको सजेस्ट हो रहा है, नाम से ही पता चल जाना चाहिए, जो कर्व है वो कैसी आएगी, सिग्मोइड टाइप। तो जो कर्व है वो कैसी आएगी, सिग्मोइड टाइप।
ओके, तो आपको बेसिकली इनमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली कि ये कौन से एड्जॉर्प्शन को बताता है, इसमें पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शंस कैसा है, एंड थर्ड वन इज द ग्राफ। ओके, बेसिकली आपको ये 3 चीज़ें यहाँ पे देखनी है, और फिर कुछ कोई भी आइसोथर्म होगी उसको हम फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो ये थी आपकी एस टाइप आइसोथर्म। अब आती है सेकेंड वन, दैट इज एल टाइप। ओके, देखो एल टाइप आइसोथर्म, एल टाइप आइसोथर्म यहाँ पे भी आपको नाम से पता चल जाना चाहिए ये क्या है, लैंगमियर टाइप आइसोथर्म। ठीक है, लैंगमियर टाइप आइसोथर्म में बेसिकली क्या बोलता है वो, लैंगमियर टाइप आइसोथर्म में वो सबसे पहले यही बताता है कि यहाँ पे जो एड्जॉर्प्शन होगा, सबसे पहली चीज़ हमें यही देखनी है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगा या केमिकल एड्जॉर्प्शन होगा। तो लैंगमियर ने बोला कि जो गैसियस पार्टिकल सरफेस पे आके स्टिक होंगे, जो पार्टिकल सरफेस पे आके स्टिक होंगे वो हमेशा ही मोनोलेयर का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, वो हमेशा एक ही लेयर में आके उस सरफेस के साथ चिपकेंगे, एक ही लेयर में एड्जॉर्प्शन होगा, दूसरी लेयर नहीं बनेगी। मतलब इसने किसकी बात की थी, मोनोलेयर एड्जॉर्प्शन की। और मोनोलेयर का फॉर्मेशन किस में होता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में या केमिकल एड्जॉर्प्शन में, केमिकल एड्जॉर्प्शन में, क्योंकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में तो मल्टीलेयर का भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो बेसिकली ये किसकी बात करता है, मोनोलेयर फॉर्मेशन की, और मोनोलेयर फॉर्मेशन किस में होती है, केमिकल एड्जॉर्प्शन में। तो बेसिकली जो एल टाइप आइसोथर्म है या लैंगमियर टाइप आइसोथर्म, वो हमें किसके बारे में बताता है, केमिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में। ठीक है, उसके बाद सेकंड बात आती है इंटरेक्शंस की। यहाँ पे क्या होगा, इनिशियली जब पूरा का पूरा सरफेस खाली है, पूरा का पूरा सरफेस वेकेंट है, तो क्या होगा, पूरा का पूरा सरफेस वेकेंट है तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उस सरफेस पे आके स्ट्राइक करेंगे, बहुत सारे उस मॉलिक्यूल सरफेस पे आके स्ट्राइक करेंगे, मतलब एड्जॉर्प्शन का रेट इंक्रीज हो जाएगा, एड्जॉर्प्शन का रेट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करते हैं हम, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो जो स्लोप है वो डिक्रीज होती जाती है, स्लोप है वो डिक्रीज होती जाती है। स्लोप डिक्रीज क्यों होती है, क्योंकि पहले सारी की सारी साइड्स वैकेंट थी, पूरा सरफेस खाली पड़ा हुआ था। ओके, पूरा का पूरा सरफेस खाली था, तो पार्टिकल्स उसके सरफेस पे आके कहीं पे भी एड्जॉर्ब हो रहे थे, एड्जॉर्प्शन का रेट बहुत ज़्यादा था। लेकिन धीरे धीरे साइट्स ऑक्यूपाई होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, साइट्स ऑक्यूपाई होना स्टार्ट हो जाएंगी, और जब साइट्स ऑक्यूपाई होना स्टार्ट हो जाएंगी तो एड्जॉर्प्शन का रेट कम हो जाएगा, एड्जॉर्प्शन का रेट कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमने एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन लिया या हमने प्रेशर लिया, यहाँ पे प्रेशर ही लेंगे क्योंकि लैंगमियर ने जो अपना पोस्टुलेट दिया, लैंगमियर ने जो रिलेट किया, तो उसने सबसे पहली बात यही बोली कि यहाँ पे एक सॉलिड सरफेस पे गैसियस पार्टिकल्स का एड्जॉर्प्शन होगा। उसने किसको कंसिडर किया, सरफेस को सॉलिड लिया उसने, और उसने बोला इस सॉलिड सरफेस पे गैसियस पार्टिकल्स का क्या होगा, एड्जॉर्प्शन होगा। तो गैसियस की टर्म्स में हम हमेशा प्रेशर लेंगे। तो उसने बताया कि जो कर्व आएगी वो हमारी कुछ ऐसी आएगी। ठीक है, इनिशियली तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करने पे एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, इनिशियली प्रेशर इंक्रीज करने पे एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, लेकिन देखो बाद में क्या होगा, स्लोप डिक्रीज हो जाएगी, स्लोप डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ऑक्यूपाई साइट्स इंक्रीज हो जाएंगी, वैकेंट साइट्स कम हो जाएंगी, क्योंकि साइट्स धीरे धीरे ऑक्यूपाई होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और जब सारी की सारी साइट्स ऑक्यूपाई हो जाएंगी तो क्या आ जाएगा, सैचुरेशन प्रेशर। क्या होगा, एक प्रेशर ऐसा आएगा जहाँ पे पूरा का पूरा सरफेस सैचुरेट हो जाएगा, सरफेस सैचुरेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सारी साइट्स ऑक्यूपाई हो जाएंगी। जब साइट्स ही वैकेंट नहीं बचेंगी तो वहाँ पे क्या होगा, आप प्रेशर को कितना भी इंक्रीज कर लो, वट एवर प्रेशर यू अप्लाई, कितना भी प्रेशर आप अप्लाई कर लो, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज नहीं होगा, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, ये है हमारी सैचुरेशन की कंडीशन। ठीक है, तो ये बेसिकली था आपका एल टाइप आइसोथर्म। तो देखो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि इनिशियली जब प्रेशर ज़्यादा है, सॉरी जब प्रेशर कम है, जब प्रेशर कम है तो लो प्रेशर पे तो जो सरफेस की एफिनिटी है एड्जॉर्प्शन के लिए,
लो प्रेशर पे तो एड्जॉर्प्शन के लिए जो एफिनिटी है वो ज़्यादा है, क्योंकि सारी की सारी साइड्स वेकेंट हैं। और जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो जो एड्जॉर्प्शन के लिए एफिनिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि साइड्स ऑक्यूपाई होना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, साइड्स ऑक्यूपाई होने लग जाएंगी। ओके, अब बात आती है थर्ड वन की, दैट इज एच टाइप आइसोथर्म। देखो जो एच टाइप है इसका मतलब होता है कि हाई एफिनिटी टाइप आइसोथर्म। ठीक है, तो हाई एफिनिटी टाइप आइसोथर्म आपको क्या बताती है, बेसिकली इसके जो प्रिंसिपल्स थे वो सेम थे एज दैट ऑफ द लैंगमियर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। जो लैंगमियर के प्रिंसिपल्स थे जिसपे उसने काम किया एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, उसने दी सिमिलर प्रिंसिपल्स किसके थे, हाई एफिनिटी आइसोथर्म के। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके प्रिंसिपल्स सेम, इसके प्रिंसिपल सेम थे एज दैट ऑफ एल टाइप आइसोथर्म। जो लैंगमियर के प्रिंसिपल्स थे इसके प्रिंसिपल भी वही थे। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी क्या होगा, ये भी हमें किसके बारे में बताएगा, केमिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में। यहाँ पे भी क्या होगा, केमिकल एड्जॉर्प्शन की बात करेगा। ये यही बोलेगा कि जो सरफेस पे पार्टिकल्स का एड्जॉर्प्शन हो रहा है वो कैसा होगा, मोनोलेयर का फॉर्मेशन होगा वहाँ पे। ठीक है, मोनोलेयर की फॉर्म में पार्टिकल्स एड्जॉर्ब होंगे उस सरफेस पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने एक बात बोली, लैंगमियर ने कुछ भी नहीं बोला था कि एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में इंटरेक्शन कैसा होगा, उसने कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन एच टाइप आइसोथर्म में क्या बोला कि इंटरेक्शन होगी एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी। क्या बोला इसने कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। ठीक है, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में जो इंटरेक्शंस होंगी वो बहुत ज़्यादा होंगी। तो देखो लैंगमियर आइसोथर्म में भी हमने क्या देखा था, लो प्रेशर पे जब क्या होगा, सारी की सारी साइड्स वैकेंट हैं तो एड्जॉर्प्शन का रेट ज़्यादा होगा। लेकिन एच टाइप में तो हम बोल रहे हैं कि उसके बीच में इंटरेक्शंस भी ज़्यादा है, उनके बीच में इंटरेक्शंस भी ज़्यादा हैं, तो क्या हो जाएगा, इनके बीच में इंटरेक्शंस भी ज़्यादा हैं। तो आप जब इसकी कर्व देखोगे एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में, जब लो प्रेशर होगा तो एड्जॉर्प्शन का रेट वैसे ही ज़्यादा होगा, जब लो प्रेशर होगा तो एड्जॉर्प्शन का रेट वैसे ही ज़्यादा होगा। लेकिन अब यहाँ पे इंटरेक्शंस भी ज़्यादा हो गई एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में। क्या हुआ, लो प्रेशर पे एड्जॉर्प्शन का रेट तो ज़्यादा होगा ही क्योंकि सारी की सारी साइड्स खाली है, लेकिन वहीं पे साथ साथ में क्या हो गया, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में इंटरेक्शन भी ज़्यादा है, उनके बीच में इंटरेक्शन भी ज़्यादा है। तो क्या होगा, जैसे ही हम थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे, थोड़ा सा भी प्रेशर इंक्रीज करते ही बहुत ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगा, एड्जॉर्प्शन का रेट बहुत ज़्यादा होगा। तो जो इसकी कर्व आएगी इसमें क्या होगा, ये क्या होगी, यहाँ पे स्टीप राइज होगी इस कर्व में, कर्व एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। लो प्रेशर पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा एड्जॉर्प्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि लो प्रेशर पे एक तो एड्जॉर्प्शन होता ही ज़्यादा है, लो प्रेशर पे एड्जॉर्प्शन का रेट होता ही ज़्यादा है क्योंकि सारी की सारी साइड्स वैकेंट पड़ी हैं, सारी की सारी साइड्स खाली हैं। ठीक है, लेकिन इसमें बोल दिया कि भाई उनके बीच में इंटरेक्शंस भी बहुत ज़्यादा है, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में इंटरेक्शंस भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या हो गया, एक तो लो प्रेशर पे एड्जॉर्प्शन का रेट ज़्यादा होना था, दूसरा उनके बीच में इंटरेक्शन भी ज़्यादा है, तो बहुत ईजीली एक दूसरे के पास आ जाएंगे, बहुत ईजीली एक दूसरे के क्लोज आएंगे और क्या होगा, एड्जॉर्प्शन का रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, कर्व में स्टीप राइज होता है और फिर जब पूरा का पूरा सरफेस ऑक्यूपाई हो जाएगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सैचुरेशन की कंडीशन आ जाएगी। लैंगमियर की तरह यहाँ पे भी सरफेस सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको बोले तो इसको हम बोल सकते हैं कि इट इज एन एक्सट्रीम केस ऑफ एल टाइप आइसोथर्म।
ठीक है, ये लैंगमियर आइसोथर्म का एक एक्सट्रीम केस है। ठीक है, इसको हम ये बोल सकते हैं। ये तो थी आपकी H टाइप आइसोथर्म। अब हमारे पास जो लास्ट आइसोथर्म है, हमने 4 जनरल टाइप की आइसोथर्म बोली थी, S टाइप, L टाइप, H टाइप एंड C टाइप। हमने 3 डिस्कस कर ली, और जो 4th टाइप है वो हमारी वो है C टाइप आइसोथर्म। देखो C टाइप आइसोथर्म है, इसको आप लीनियर आइसोथर्म भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको आप लीनियर आइसोथर्म भी बोल सकते हो। इसकी जनरल इक्वेशन होती है x/m = kc, कि जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो लीनियरली वेरी करेगा कंसंट्रेशन के साथ या प्रेशर के साथ। जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो लीनियरली वेरी करेगा कंसंट्रेशन के साथ या प्रेशर के साथ। ओके, तो जो लीनियर आइसोथर्म है वो बेसिकली किसके बारे में हमें बताता है, किसके बारे में सजेस्ट करता है, वो यहाँ पे हमें फिजिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में बताता है। ठीक है, ये भी किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में। किसके बारे में बताएगा ये, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। ओके, ये हमें किसके बारे में बताएगा, फिजिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में। मतलब यहाँ पे मल्टी लेयर का फॉर्मेशन भी पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे मल्टी लेयर भी बन सकती है। अगर यहाँ पे हम इंटरेक्शन की बात करें, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में इंटरेक्शन की बात करें, तो बेसिकली एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में कोई स्पेसिफिक बॉन्डिंग नहीं होती उनके बीच में। जैसे हम केमिकल एड्सॉर्प्शन में बोल देते हैं कि कब होगा केमिकल एड्सॉर्प्शन, जब दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मतलब केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए कंपल्सरी कंडीशन है जब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, उन दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड बनेगा, तभी हम उसको केमिकल एड्सॉर्प्शन बोलेंगे, तभी वो सरफेस पे केमिकली एड्सॉर्ब होगा। मतलब क्या हुआ, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन तो होना ही चाहिए केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए। लेकिन यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, लीनियर आइसोथर्म जो है C टाइप आइसोथर्म, वो किस पे, फिजिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में हमें सजेस्ट करती है। तो यहाँ पे एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, दोनों के बीच में कोई स्पेसिफिक बॉन्डिंग नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है, नो स्पेसिफिक बॉन्डिंग बिटवीन किन किन के बीच में, एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। ठीक है, अगर हम इसके देखो कर्व देखेंगे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन और कंसंट्रेशन के साथ, तो इसकी जो इक्वेशन है वो यही बताती है कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कंसंट्रेशन के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे जो इसकी कर्व आएगी वो कैसी आएगी, लाइक दिस। ठीक है, इसकी कर्व ऐसी आ जाएगी। तो जो लीनियर आइसोथर्म है, जो C टाइप आइसोथर्म है, वो बेसिकली हमें बताता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में, और साथ साथ में वो हमें बताता है कि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में कोई भी ऐसी स्पेसिफिक बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक है, कोई स्पेसिफिक बॉन्डिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी उसके साथ इंक्रीज कर रहा है, लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लीनियर आइसोथर्म में या C टाइप आइसोथर्म में थ्रू आउट द एड्सॉर्प्शन फिनोमिना वहाँ पे क्या होगा कि जो रिलेटिव एफिनिटी है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, जो एफिनिटी है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें, जब कंसंट्रेशन यहाँ पे हमने मान लिया C1, यहाँ पे कंसंट्रेशन है C2, तो जब कंसंट्रेशन हमारी C1 है, उस टाइम पे एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, जो एफिनिटी है, जो रिलेटिव एफिनिटी है उन दोनों के बीच में, वो सेम होगी जब हमारी कंसंट्रेशन क्या है, C2 है। ठीक है, मतलब जो रिलेटिव एफिनिटी है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, क्योंकि देखो लैंगमियर में हमने बोला कि जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे स्लोप डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन तो क्या कर रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है कंसंट्रेशन के साथ में। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन लीनियरली वेरी कर रहा है
कंसंट्रेशन के साथ में। तो जो एड्सोर्बेट और एड्सोर्बेंट हैं उनके बीच में रिलेटिव एफिनिटी भी कांस्टेंट रहेगी। ओके, क्लियर? तो देखो यहाँ से ये हमारी 4 टाइप की आइसोथर्म थी, जो जनरल आइसोथर्म थी 4 टाइप की। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो एस टाइप आइसोथर्म है और सी टाइप आइसोथर्म है, सिग्मोइड टाइप आइसोथर्म और लीनियर आइसोथर्म, वो हमें किसके बारे में बताती हैं? फिजिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में। किसके बारे में इंडिकेट करती हैं? अबाउट द फिजिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है। और जो हमारी एल टाइप और एच टाइप आइसोथर्म है वो हमें किसके बारे में बताती हैं? दे बेसिकली टेल्स अबाउट केमिकल एड्सॉर्प्शन। वो केमिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में बताती है, ठीक है। तो जो ये इसके बारे में कभी भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे 4 स्टेटमेंट थी, पूछ लिया कौन सी सही है कौन सी गलत है, तो एक स्टेटमेंट वो भी पूछ भी सकता है इनमें से कुछ भी कि एस टाइप आइसोथर्म या सी टाइप आइसोथर्म फिजिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में बताते हैं या केमिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में बताते हैं। ओके, तो बेसिकली इनके बारे में आपको यही 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन या केमिकल एड्सॉर्प्शन। पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन कैसा है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जैसा इंटरेक्शन होगा ग्राफ भी उसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो आप 2 चीज़ें ध्यान रख लीजिए, फिजिकल एड्सॉर्प्शन या केमिकल एड्सॉर्प्शन, एंड सेकंड थिंग इज ग्राफ, ठीक है। जब आपको ग्राफ देखोगे आप, तो आपको हर टाइप के ग्राफ में इजीली आप पता लगा सकते हो कि किन के बीच में इंटरेक्शंस ज़्यादा है, ठीक है। या ग्राफ हमारा वेरी कर रहा है तो स्लोप इंक्रीज होगी या स्लोप डिक्रीज होगी, ठीक है। ये थी बेसिकली आपकी जनरल टाइप की आइसोथर्म। तो हमने जनरल टाइप की आइसोथर्म डिस्कस कर ली, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म डिस्कस कर ली। अब जो हमारी एल टाइप आइसोथर्म है, लैंगमियर टाइप आइसोथर्म, हम उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। ओके, क्या है हमारी लैंगमियर आइसोथर्म। देखो लैंगमियर ने जो आइसोथर्म दी तो उसने भी क्या किया, फ्रेंडलिच ने क्या बोला था कि जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को फ्रेंडलिच ने किससे रिलेट किया था? प्रेशर से। उसने कंप्लीटली एम्पेरिकल इक्वेशन दी थी जिसमें एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को प्रेशर से रिलेट किया था। ओके, लैंगमियर ने भी यही किया। लैंगमियर ने क्या किया, सॉरी इससे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की लिमिटेशंस क्या हैं, क्योंकि कोई भी एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म थी, अगर फ्रेंडलिच की कोई लिमिटेशन ही ना होती तो ये और आइसोथर्म आते ही नहीं। अगर वो ही सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देती तो और आइसोथर्म तो आते ही नहीं। तो जो फ्रेंडलिच की आइसोथर्म की कुछ लिमिटेशंस थी जिनको ओवरकम करने के लिए अलग अलग आइसोथर्म हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जो एक बार हम पहले देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। देखो इसकी पहले लिमिटेशन तो यही थी कि इसने जो इक्वेशन दी वो कंप्लीटली एम्पेरिकल इक्वेशन थी, ठीक है। इसने जो इक्वेशन दी वो कंप्लीटली एम्पेरिकल इक्वेशन थी। तो इसकी पहली लिमिटेशन तो यही है दैट इट इज ए कंप्लीटली एम्पेरिकल इक्वेशन, ठीक है। जो सेकंड लिमिटेशन है, फ्रेंडलिच ने बोला कि जो k और n कांस्टेंट हैं, जो फ्रेंडलिच कांस्टेंट्स हमने स्टडी किए थे k और n, फ्रेंडलिच ने बोला कि k और n दोनों ही किस पे डिपेंड करते हैं? ऑन द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। k और n दोनों ही एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के नेचर पे डिपेंड करते हैं, लेकिन जो कांस्टेंट्स थे k और n वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं। तो अभी ये भी उसकी लिमिटेशन थी, k एंड n ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। उसने टेम्परेचर का इफेक्ट तो इस पर शो ही नहीं किया, टेम्परेचर के बारे में तो उसने बात ही नहीं बोली, उसने बोला ही नहीं कि k और n तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेंगे, ठीक है। और जो थर्ड थी उसकी लिमिटेशन वो क्या थी कि जो हमारी फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है वो एक सर्टेन रेंज ऑफ प्रेशर तक ही वैलिड है, वो एक सर्टेन रेंज ऑफ प्रेशर तक ही वैलिड है। हाई प्रेशर पे फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म फेल हो जाती है,
ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, इट इज वैलिड ओवर ए सर्टेन रेंज ऑफ प्रेशर। ये प्रेशर की एक रेंज तक ही वैलिड है, हाई प्रेशर पे क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, इट फेल्स एट हाई प्रेशर। तो बेसिकली ये क्या थी, फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की कुछ लिमिटेशंस थी जिनको ओवरकम करने के लिए अलग अलग आइसोथर्म मॉडल्स आए। ठीक है, तो अब हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट आइसोथर्म, दैट इज लैंगमियर आइसोथर्म। ओके, देखो लैंगमियर ने भी क्या बोला, लैंगमियर ने भी एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को प्रेशर के साथ रिलेट किया। लैंगमियर ने भी एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को प्रेशर के साथ रिलेट किया, लेकिन यहाँ पे लैंगमियर की हम दो चीज़ें स्टडी करते हैं। सबसे पहले उसने क्या दिए, कुछ पोस्टुलेट्स दिए, कुछ अजम्पशंस लिए, उसके बेस पे उसने मैथमेटिकल डेरिवेशन दिया। ठीक है, जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को प्रेशर के साथ रिलेट करता था। ठीक है, इसने बोला एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन प्रेशर के साथ रिलेट करेगा, लेकिन कैसे रिलेट करेगा, उसके लिए पहले उसने कुछ अजम्पशंस ली और उसके बाद उनको मैथमेटिकली डेराइव किया एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को प्रेशर से रिलेट करने के लिए। ठीक है, तो पहले हम उसकी अजम्पशंस देख लेते हैं। ओके, डेरिवेशन इसका बाद में करेंगे, पहले उसकी अजम्पशंस देखते हैं। तो जो लैंगमियर था, लैंगमियर ने पहली जो उसकी अजम्पशंस थी, उसने पहले यही एज्यूम किया कि एक सॉलिड सरफेस होगा, उसके ऊपर गैसेस का एड्सॉर्प्शन होगा। ठीक है, क्या उसने एज्यूम किया, एक सॉलिड सरफेस होगा, उसके ऊपर गैसियस पार्टिकल्स का एड्सॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या बोला, उसकी पहले पोस्टुलेट क्या था, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसियस पार्टिकल्स ऑन सॉलिड सरफेस। क्या कंसीडर किया उसने कि जो गैसियस पार्टिकल्स है उनका एड्सॉर्प्शन होगा एक सॉलिड सरफेस पे। ठीक है, उसकी सेकंड पोस्टुलेट जो था, उसने बोला कि एक सरफेस है, जो सॉलिड सरफेस है, क्या है, जो सॉलिड सरफेस है जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रहा है, उसके पास फिक्स नंबर की एक्टिव साइट्स होंगी, उसके पास फिक्स नंबर में एड्सॉर्प्शन साइट्स होंगी जहाँ पे एड्सॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला उसने कि सॉलिड सरफेस पे ये नहीं है कि हमने प्लेटिनम का सरफेस लिया, इस पे हम गैस का एड्सॉर्प्शन करा रहे हैं, तो प्लेटिनम पे इनफाइनाइट एक्टिव साइट्स होंगी जहाँ पे एड्सॉर्प्शन हो जाएगा। तो एक सॉलिड सरफेस पे फिक्स नंबर में एक्टिव साइट्स होंगी फॉर द एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो उसकी सेकंड पोस्टुलेट क्या था, अ सॉलिड सरफेस जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन होना है हैज फिक्स्ड नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स। यहाँ पे क्या था, फिक्स्ड नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स। ठीक है, उसने ये बोल दिया, पहला पोस्टुलेट क्या दिया उसने कि सॉलिड सरफेस है, उसके ऊपर गैसियस पार्टिकल्स का एड्सॉर्प्शन होगा। ठीक है, सेकंड पोस्टुलेट में क्या बोला कि जो सॉलिड सरफेस है उसके पास फिक्स नंबर में एक्टिव साइट्स होंगी, उसके पास फिक्स नंबर में एक्टिव साइट्स होंगी एड्सॉर्प्शन के लिए। ठीक है, तो अब उसने थर्ड पोस्टुलेट क्या बोला, थर्ड उसने पोस्टुलेट बोला कि ठीक है, सरफेस पे एक्टिव साइट्स फिक्स नंबर में होंगी, फिक्स नंबर में एक्टिव साइट्स होंगी सरफेस पे, लेकिन जितनी भी वो एक्टिव साइट्स हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, इक्विवेलेंट होंगी, सारी की सारी आइडेंटिकल होंगी। ऑल दी साइट्स आर इक्विवेलेंट। ठीक है, सारी की सारी साइट्स एक जैसी हैं, इसका मतलब क्या हुआ, सरफेस यूनिफॉर्म है, सरफेस में यूनिफॉर्म है। इसने बोला ये आपकी साइट्स हैं, ये आपका सरफेस है, मान लिया इस पे ये साइट्स हैं हमारी। ठीक है, उसने बोला कि ये जितनी भी साइट्स हैं ये सारी की सारी एक जैसी होंगी, एक जैसी होंगी इन टर्म्स ऑफ द शेप, इनकी शेप एक जैसी होगी, इनका साइज एक जैसा होगा, इनकी ज्योमेट्री एक जैसी होगी। ठीक है, ऑल दी साइट्स आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब सारी की सारी साइट्स एक जैसी हैं, इसका मतलब क्या हुआ, सारी की सारी साइट्स एक जैसी हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सरफेस है वो भी क्या है, यूनिफॉर्म है, सरफेस इज यूनिफॉर्म। ओके, तो इसने थर्ड पोस्टुलेट में क्या बोला
कि ऑल एक्टिव साइट्स, जितने भी एक्टिव साइट्स हैं एड्जॉर्प्शन के लिए, ऑल एक्टिव साइट्स आर इक्विवेलेंट। वो क्या है? एक जैसी है। किसके टर्म्स में एक जैसी है? इन टर्म्स ऑफ शेप, साइज एंड ज्योमेट्री। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? सारी की सारी साइड्स एक जैसी हैं, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज द सरफेस इज यूनिफॉर्म, सरफेस यूनिफॉर्म होगा। अब देखो, सारी की सारी साइड्स इक्विवेलेंट है, यहाँ से एक बात हमें क्या मिलेगी? यहाँ से हम क्या सोच सकते हैं? हमने जब स्टार्टिंग का लेक्चर, पहला लेक्चर देखा, उसमें हमने बोला था एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और जब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो हीट रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी किसके फॉर्म में रिलीज होगी? हीट की फॉर्म में। एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज होगी, तो उसको हमने क्या बोला था? एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन बोला। अब जब एड्जॉर्बेट पार्टिकल्स हैं, सारी की सारी साइड्स एक जैसी हैं, देखो सारी की सारी साइड्स इक्विवेलेंट है, तो जब इस एड्जॉर्बेट पार्टिकल और इस साइड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जब इस एड्जॉर्बेट पार्टिकल और इस साइड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो जो एनर्जी रिलीज होगी हीट की फॉर्म में, वो हमने मान लिया क्या है? x किलोजूल पर मोल। तो ये x किलोजूल पर मोल यहाँ पे क्या है? इट इज द एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। क्या है ये यहाँ पे? एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, अब उसने बोला कि सारी की सारी साइड्स एक जैसी हैं, मतलब जब ये एड्जॉर्बेट पार्टिकल इस साइड पे एड्जॉर्ब होगा, ये एड्जॉर्बेट पार्टिकल इस साइड पे एड्जॉर्ब होगा, तो भी जो एनर्जी निकलेगी, जो एनर्जी रिलीज होगी, वो भी कितनी होगी? x किलोजूल पर मोल। मतलब यहाँ पे भी जो एंथैल्पी होगी एड्जॉर्प्शन की, वो क्या है? x किलोजूल पर मोल होगी, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एड्जॉर्बेट, जब एड्जॉर्बेट का 1 मोल एड्जॉर्ब होगा ऑन द एड्जॉर्बेंट। ठीक है, तो जब सारी की सारी साइड्स एक जैसी हैं, तो जैसे ये एड्जॉर्बेट पार्टिकल यहाँ एड्जॉर्ब हुआ, तब जितनी एनर्जी निकलेगी, सिमिलरली जब ये यहाँ पे एड्जॉर्ब होगा तो भी एनर्जी उतनी ही निकलेगी। एनर्जी का रिलीज, एनर्जी तो उतनी ही रिलीज होगी। तो ऐसे चाहे कितने भी पार्टिकल्स हो, ये पार्टिकल भी सरफेस पे आके इस वाली साइड पे एड्जॉर्ब होगा, तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी क्या होगी? x किलोजूल पर मोल। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं? सारी की सारी साइड्स इक्विवेलेंट है, सारी की सारी साइड्स एक जैसी हैं, इसका मतलब हर साइड के लिए एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन भी सेम होगा। हर साइड के लिए एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन भी सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? डेल्टा एच एड्जॉर्प्शन इज सेम फॉर ऑल साइड्स। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन भी सेम होगी। अब उसके जो फोर्थ पोस्टुलेट था, फोर्थ पोस्टुलेट में उसने बोला कि जो एड्जॉर्बेट पार्टिकल उस एक्टिव साइट पे एड्जॉर्ब होगा, ये एड्जॉर्बेट पार्टिकल जब इस एक्टिव साइट पे एड्जॉर्ब होगा, तो वो किसके इंडिपेंडेंट होगा? उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके साइड वाली साइट पे कोई एड्जॉर्बेट पार्टिकल आके बैठा है या नहीं बैठा। एड्जॉर्बेट पार्टिकल को वैकेंट सीट मिलेगी, उसको खाली जगह मिलेगी, उसको कोई भी एक्टिव साइट मिलेगी, वो वहाँ पे आके एड्जॉर्ब होगा। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि साइड वाली साइट पे एड्जॉर्प्शन हुआ है या नहीं हुआ। समझे? इस एड्जॉर्बेट पार्टिकल को जब ये वाली एक्टिव साइट्स खाली मिलेगी, तो ये यहाँ पे आके एड्जॉर्ब हो जाएगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जो साइड वाली साइट है, जो एडजेसेंट साइट है, वो ऑक्यूपाई हुई है, उस पर एड्जॉर्प्शन हुआ है या नहीं हुआ। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसियस पार्टिकल्स इज इंडिपेंडेंट। किसका इंडिपेंडेंट होगा? वेदर द एडजेसेंट साइट्स आर occupied or not। क्लियर है ये बात आपको
कि जब एक एड्सोर्बेट पार्टिकल को, एक गैसियस पार्टिकल को एक्टिव साइट खाली दिखेगी, उस गैसियस पार्टिकल को एक्टिव साइट खाली दिखेगी तो वो उस साइट पे आके एड्सॉर्ब हो जाएगा। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कुछ लेना देना नहीं है कि साइड वाली साइट पे भी कोई आके एड्सॉर्ब हुआ है या नहीं हुआ। अगर हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं हो रहा तो भी ठीक है। ओके, अब जो उसका नेक्स्ट पोस्टुलेट था, नेक्स्ट पोस्टुलेट में उसने क्या बोला, हमने ये बोला ये हमारा सरफेस, उस पर ये क्या थी, एक्टिव साइट्स। यहाँ पे आके क्या होगा, एड्सोर्बेट पार्टिकल्स यहाँ पे आके एड्सॉर्ब हो जाएंगे, इन साइट्स पे एड्सॉर्ब हो गए। तो अगर इस साइट पे एड्सॉर्प्शन हुआ है, इस साइट पे एड्सॉर्प्शन हुआ है तो, और दूसरी इसके एडजेसेंट साइट पे भी एड्सॉर्प्शन हुआ है, तो ये दोनों एड्सोर्बेट पार्टिकल्स हैं, ये दोनों एड्सोर्बेट पार्टिकल्स हैं। एड्सॉर्प्शन के बाद इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, इन दोनों के बीच में कोई भी लेन देन नहीं होगा, इनका कुछ भी एक दूसरे से लेना देना नहीं होगा। ये एड्सोर्बेट पार्टिकल यहाँ पे आके एड्सॉर्ब हो गया, ये वाला यहाँ पे आके एड्सॉर्ब हो गया। ठीक है, एड्सॉर्प्शन के बाद इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगी, इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयर इज नो लेटरल इंटरेक्शन, कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगी। There is no lateral interaction between adsorbed gaseous molecules. जो गैसियस मॉलिक्यूल्स आके एड्सॉर्ब हुए हैं, अब यहाँ पे वो गैसियस पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे उनके बीच में कुछ भी इंटरेक्शन हो रही है, हमें उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। यहाँ पे उनके बीच में कुछ भी हो रहा हो, चाहे वो आपस में उनके बीच में कोई इंटरेक्शन हो ना हो, कुछ हमें लेना देना नहीं है। लेकिन लैंगमियर ने ये बोला कि जब वो एक बार एक्टिव साइट पे आके एड्सॉर्ब हो जाएंगे, जब उनका एक्टिव साइट पे एड्सॉर्प्शन हो जाएगा, तब उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगी। यहाँ पे वो एड्सॉर्ब हो गए, तब इन दोनों के बीच में कुछ भी इंटरेक्शन नहीं होगी, इन दोनों के बीच में कुछ भी इंटरेक्शन नहीं होगी, आपस में इनके बीच में कुछ भी इंटरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, सिक्स्थ पोस्टुलेट उसने क्या बोला कि गैसियस पार्टिकल्स उस सरफेस पे आके एड्सॉर्ब हो रहे हैं, गैसियस पार्टिकल्स उस सरफेस पे आके एड्सॉर्ब हो रहे हैं, लेकिन वो किस मैनर में एड्सॉर्ब होंगे, हमेशा मोनोलेयर का ही फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, हमेशा मोनोलेयर का ही फॉर्मेशन होगा। मोनोलेयर का फॉर्मेशन होगा तो ये हमें किसको रिप्रेजेंट करता है, केमिकल एड्सॉर्प्शन को, ये केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या बोला कि ओनली मोनोलेयर फॉर्म्स ऑन दी सॉलिड सरफेस। जो सॉलिड सरफेस है उस पे केवल मोनोलेयर का ही फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जो सेवंथ पोस्टुलेट था उसमें उसने क्या बोला, यहाँ पे देखो फ्री गैसियस पार्टिकल्स हैं, ये गैसियस पार्टिकल हैं, ये क्या है, हमारा सरफेस है, और एड्सॉर्प्शन के बाद ये क्या बन गए, एड्सॉर्ब्ड गैसियस पार्टिकल्स। तो उसने बोला, यहाँ पे लैंगमियर ने बोला कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम हमेशा एग्जिस्ट करेगा, देयर इज ऑलवेज एग्जिस्ट है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, किस किस के बीच में, बिटवीन फ्री गैसियस मॉलिक्यूल्स एंड एड्सॉर्ब्ड गैसियस मॉलिक्यूल्स। जो गैसियस मॉलिक्यूल्स फ्री हैं और जिनका एड्सॉर्प्शन हो चुका है, उन दोनों के बीच में हमेशा ही डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। ओके, क्या बोला उसने, ऑलवेज एग्जिस्ट ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम, किस किस के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, बिटवीन फ्री गैसियस मॉलिक्यूल्स फ्री गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में और एड्सॉर्ब्ड गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, फ्री गैसियस मॉलिक्यूल्स और एड्सॉर्ब्ड गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। वो इक्विलिब्रियम कैसे एग्जिस्ट करेगा, ये क्या है हमारा, फ्री गैसियस मॉलिक्यूल्स, दिस इज द फ्री सरफेस, और ये क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल्स जो एड्सॉर्ब हो गए।
ये क्या है हमारा फ्री गैसियस मॉलिक्यूल, ये क्या है हमारा सरफेस, और ये क्या है जो गैसियस मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब हो गए, दीज आर द एड्सॉर्ब्ड गैसियस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसने यही बोला कि फ्री गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में और एड्सॉर्ब्ड गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में हमेशा ही एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब जब एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो उसके लिए हम लिख देते हैं रेट कांस्टेंट फॉर एड्सॉर्प्शन Ka, और जो रिवर्स प्रोसेस होगा डीजॉर्प्शन उसके लिए हम लिख देते हैं Kd, दैट इज द रेट कांस्टेंट फॉर डीजॉर्प्शन। ओके, देखो यहाँ तक तो था आपका लैंगमियर के पोस्टुलेट्स जो उसने अज्यूम किया, उसके अजम्पशंस। अब उसका क्या देखेंगे हम, मैथमेटिकल डेरिवेशन, जहाँ उसने किसको रिलेट किया, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को, कि कितना एड्सॉर्प्शन हुआ है उसको प्रेशर के साथ उसने रिलेट किया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, मैथमेटिकल डेरिवेशन। तो मैथमेटिकली जो उसने डेराइव किया उसको हम दो टर्म्स में, दो टाइप से स्टडी करेंगे। हम उसका काइनेटिक डेरिवेशन भी देखेंगे और थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन भी देखेंगे। ठीक है, हाँ दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। जो काइनेटिक डेरिवेशन से रिजल्ट आएगा, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन प्रेशर के साथ कैसे वेरी करेगा वो तो सेम ही रहेगा ना। ये थोड़े ही ना हम काइनेटिकली देखेंगे तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन प्रेशर के साथ अलग टाइप से वेरी करेगा, थर्मोडायनेमिक स्टडी करेंगे तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन अलग टाइप से वेरी करेगा। ऐसा तो नहीं होता, तो दोनों में रिजल्ट सेम आएंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार दोनों को देखेंगे, काइनेटिक डेरिवेशन भी एंड थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन भी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे काइनेटिक डेरिवेशन देखेंगे, जो मैथमेटिकल उसका डेरिवेशन है। तो देखो उसने बोला कि जो फ्री गैसियस मॉलिक्यूल्स है वो हमेशा ही इक्विलिब्रियम में होंगे एड्सॉर्ब्ड गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये रेट कांस्टेंट फॉर एड्सॉर्प्शन एंड दिस इज द रेट कांस्टेंट फॉर डिसॉर्प्शन। ये हमने लिख दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, अगर मैं रेट कांस्टेंट फॉर एड्सॉर्प्शन की बात करूं, एड्सॉर्प्शन का रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ गैसियस स्पीसीज एंड सरफेस। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, रेट कांस्टेंट फॉर डिसॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ द एड्सॉर्ब्ड गैसियस मॉलिक्यूल्स। यहाँ तक सबको क्लियर है। एड्सॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, और सरफेस पे कितनी एक्टिव साइट्स होंगी। ठीक है, और डिसॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा साइट्स ऑक्यूपाई हो गई हैं, जितने गैसियस मॉलिक्यूल्स उस सरफेस पे एड्सॉर्ब हो गए हैं, उस पे क्या डिपेंड करेगा, रेट फॉर डिसॉर्प्शन। अब देखो यहाँ पे गैसियस, जो गैसियस पार्टिकल्स हैं उनको हम किसके टर्म में लिखते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को, उनका तो हम प्रेशर के टर्म्स में लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। ये हमें पता भी है। जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, पहले लेक्चर में हमने यही स्टडी किया था, जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रेट जो है एड्सॉर्प्शन का वो इंक्रीज होता जाता है। एड्सॉर्प्शन का रेट इंक्रीज होगा ऑन इंक्रीजिंग दी प्रेशर। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है। तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और ये आपको ली चाइटलियर प्रिंसिपल भी यही बोलता है। ठीक है, उसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ सरफेस। यहाँ पे जो ये S है, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ वैकेंट साइट्स। देखो ये बात अच्छे से ध्यान रखना, जितनी ज़्यादा वैकेंट साइट्स होंगी, या हम बोले जितनी भी वैकेंट साइट्स होंगी, अगर एक सरफेस पे 10 साइट वैकेंट हैं तो उस पर 10 ही एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स का एड्सॉर्प्शन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं है, हम पूरे सरफेस की साइट्स को कंसीडर नहीं करेंगे। पूरे सरफेस पे तो कुछ भी हो रहा हूँ, हमें तो बात किसकी करनी है, किसकी बात करनी है हमें, सरफेस पे कितनी एक्टिव साइट्स हैं, सरफेस पे कितनी एक्टिव साइट्स हैं। जितनी एक्टिव साइट्स होंगी एड्सॉर्प्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो S है वो किसको डिनोट करता है, कंसंट्रेशन ऑफ वैकेंट साइट्स। ठीक है, अब है कंसंट्रेशन GS, कंसंट्रेशन ऑफ GS, कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्ब्ड गैसियस मॉलिक्यूल्स। वो किसको डिपेंड करेगा, कितनी साइट्स ऑक्यूपाई हो चुकी है। समझ आ रहा है, एक सरफेस है, इसके ऊपर ये हमारी साइट्स है। ओके, इसमें से मान लो टोटल 10 साइट हैं, 6 साइट हमारी ऑक्यूपाई हो गई। 10 क्या है, टोटल साइट्स है। टोटल 10 साइट थी, 6 साइट ऑक्यूपाई हो गई,
तो जो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा? डिजॉर्प्शन तो उसी का होगा ना जो एड्जॉर्ब हो चुका है, जो साइट ऑक्यूपाई हो चुकी है, डिजॉर्प्शन तो वहीं से होगा, क्योंकि डिजॉर्प्शन होता क्या है? डिजॉर्प्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ एड्जॉर्बेट पार्टिकल फ्रॉम द एड्जॉर्बेंट। जो आके चिपके थे वो वहाँ से क्या जाएंगे? निकल के दूर जाएंगे। तो पहले आके वो चिपकेंगे तभी तो दूर जाएंगे, पहले वो आके स्टिक होंगे तभी तो वो डिजॉर्ब होंगे। तो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा? कितनी साइट्स ऑक्यूपाई हो चुकी हैं, कितनी साइट्स ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। तो ये क्या है? ऑक्यूपाइड साइट, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट्स। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अब हम देखते हैं, मान लिया हमने कि हमारे पास, अब हम यहाँ पे पहले एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं। देखो यहाँ पे हम देखेंगे थीटा। थीटा क्या है? फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज। फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज। ओके, देखो फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज का मतलब क्या है? फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज का मतलब क्या है कि कितनी साइट्स ऑक्यूपाई हुई है। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी तो हम यही बोलते हैं। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन को क्या बोलते हैं? कि एक यूनिट मास ऑफ एड्जॉर्बेंट पे कितना एड्जॉर्बेट एड्जॉर्ब हुआ है। एक यूनिट मास ऑफ एड्जॉर्बेंट पे एड्जॉर्बेट कितना एड्जॉर्ब हुआ है, उसको एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बोल देते हैं। सरफेस कवरेज का मतलब भी तो यही हुआ ना। सरफेस कवरेज का मतलब क्या हुआ? टोटल सरफेस जितना था उसमें से कितना कवर हुआ है, सरफेस कवरेज ये हो गया। और एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी यही है, कितना सरफेस था उस पर कितना एड्जॉर्प्शन हुआ है, दैट इज एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। टोटल कितनी साइड्स थी उसमें से कितनी फिल हो गई, यही तो है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, और यही तो है सरफेस कवरेज। सरफेस कवरेज तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि टोटल सरफेस जितना भी था उसमें से कितना कवर हुआ है, दैट इज द फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज। तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड, कितनी साइट्स कवर हुई हैं, टोटल नंबर ऑफ साइट्स कवर्ड या ऑक्यूपाइड, कितनी साइट्स ऑक्यूपाई हुई है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ साइट्स, डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ साइट्स। क्लियर है यहाँ तक? फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज का मतलब यही हुआ। देखो हमने, हमारे पास 10 थी टोटल साइट्स, 6 उसमें से ऑक्यूपाई हो गई, तो फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज यहाँ पे कितना आएगा? कितना सरफेस कवर हो गया? 6 साइट्स ऑक्यूपाई हो गई, टोटल 10 साइट थी, तो 0.6 सरफेस जो है वो कवर हो गया। जो फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज है वो कितना आ जाएगा? 0.6। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने यही लिया, फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज किसके इक्वल होगा? टोटल नंबर ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ साइट्स। अब हम मान के चलते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ साइट्स हैं वो क्या है? n। हमने मान के चल लिया कि टोटल नंबर ऑफ साइट्स हैं हमारी n। ठीक है, तो देखो यहाँ से जब टोटल नंबर ऑफ साइट्स n लेंगे, थीटा हमारा फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज है, तो कितनी साइट्स ऑक्यूपाई हुई है वो आ जाएगा हमारे पास। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड, टोटल नंबर ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड कितना आ जाएगा? n इंटू थीटा। समझ आया? ये कितनी साइट्स, टोटल नंबर ऑफ साइट्स n थी, ऑक्यूपाई कितनी हुई है? n थीटा। तो देखो हमने लिखा था रेट ऑफ डिजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द एड्जॉर्ब्ड गैसियस मॉलिक्यूल्स, और जो कंसंट्रेशन ऑफ एड्जॉर्ब्ड गैसियस मॉलिक्यूल्स है वो हमें क्या बताती है? कितनी साइट्स ऑक्यूपाई हो चुकी हैं, कितनी साइट्स ऑक्यूपाई हो चुकी हैं, टोटल नंबर ऑफ द ऑक्यूपाइड साइट्स। क्योंकि जो साइट्स वैकेंट थी उन पे एड्जॉर्प्शन हो गया, तभी तो हम क्या बोलेंगे? एड्जॉर्ब्ड गैसियस मॉलिक्यूल, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्ब हो चुके हैं। तो ये हमें क्या बताएगा? कितनी साइट्स ऑक्यूपाई हो चुकी हैं, कितनी साइट्स ऑक्यूपाई हो चुकी है। तो अभी अभी हमने देखा कितनी साइट्स ऑक्यूपाई हो चुकी हैं, टोटल नंबर ऑफ साइट्स दैट आर ऑक्यूपाइड आर n थीटा। तो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? n थीटा के इक्वल। अब इस कांस्टेंट को हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी को, साइन को, तो आ जाएगा kd n थीटा। kd हमने यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि हम डिजॉर्प्शन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम रेट कांस्टेंट भी किसका लेंगे? डिजॉर्प्शन का लेंगे। तो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन किसके इक्वल आ जाएगा? रेट कांस्टेंट फॉर डिजॉर्प्शन इंटू n थीटा। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। ओके, अब देखो टोटल साइट्स थी n क्या थी?
यहाँ पे आपकी टोटल साइड्स थी एन थीटा आपकी साइड्स हैं जो ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। एन थीटा क्या है? आपकी ऑक्यूपाइड साइड्स हैं, जो साइड्स ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। जो साइड्स ऑक्यूपाई हो चुकी हैं तो वैकेंट साइड्स कितनी बचेंगी? हमारे पास टोटल 10 टोटल साइड थी, 6 हमारे पास ऑक्यूपाई हो गई थी, तो वैकेंट कितनी बचेंगी? 4 ही तो खाली बचेंगी ना। 10 थी टोटल, 6 फिल हो गई, खाली कितनी बचेंगी? 4। सिमिलरली यहाँ पे n टोटल साइड्स थी, n थीटा ऑक्यूपाई हो गई, तो वैकेंट कितनी बचेंगी? एड्जॉर्प्शन के लिए वैकेंट कितनी बचेंगी? n माइनस एन थीटा। n माइनस एन थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं? n इंटू 1 माइनस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? टोटल n साइड्स थी, n थीटा साइड्स ऑक्यूपाई हो चुकी, वैकेंट साइड्स कितनी होंगी? n इंटू 1 माइनस थीटा। ओके, अब देखो हमने लिखा था रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रेशर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वैकेंट साइड्स। एक सरफेस पे कितनी खाली साइड्स हैं, तो हमने देखा वैकेंट साइड्स कितनी है? n इंटू 1 माइनस थीटा। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? आर ए इज इक्वल टू के ए। यहाँ पे हम एड्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो रेट कॉन्स्टेंट किसका लेंगे? एड्जॉर्प्शन का। पी एन इंटू 1 माइनस थीटा। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है? अब देखो हमने बोला कि जो फ्री गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, फ्री गैसियस मॉलिक्यूल्स इक्विलिब्रियम में होंगे किसके साथ? जो गैसियस मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्ब हो चुके हैं। फ्री गैसियस मॉलिक्यूल्स इक्विलिब्रियम में होंगे एड्जॉर्ब गैसियस मॉलिक्यूल्स के साथ। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? जितना एड्जॉर्प्शन हो रहा है उतना ही डिजॉर्प्शन हो रहा होगा। जिस एक्सटेंट से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है उसी एक्सटेंट से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर? जितना एड्जॉर्प्शन का रेट होगा डिजॉर्प्शन का रेट भी उतना ही होगा। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम जो रेट है एड्जॉर्प्शन का वो किसके बराबर हो जाएगा? रेट फॉर डिजॉर्प्शन। क्लियर है? इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा? एड्जॉर्प्शन का रेट बराबर हो जाएगा डिजॉर्प्शन के रेट के। तो देखो एड्जॉर्प्शन का रेट हमारे क्या है? के ए पी एन इंटू 1 माइनस थीटा। दिस इज द रेट फॉर एड्जॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन का रेट हमने देखा था, डिजॉर्प्शन का रेट देखो क्या था हमारा? दिस इज द रेट फॉर डिजॉर्प्शन। तो ये हमारा किसके इक्वल है? के डी एन थीटा। क्लियर है यहाँ तक? एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? के ए बाई के डी इंटू पी इज इक्वल टू थीटा बाई 1 माइनस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये क्या है हमारा? रेट कांस्टेंट फॉर एड्जॉर्प्शन। ये क्या है हमारा? रेट कांस्टेंट फॉर डिजॉर्प्शन। दिस इज द रेट कांस्टेंट फॉर एड्जॉर्प्शन, दिस इज द रेट कांस्टेंट फॉर डिजॉर्प्शन। अब दोनों ही रेट कांस्टेंट हैं तो इसको हम एक नया कांस्टेंट लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? के ए जो कि रेट कांस्टेंट है एड्जॉर्प्शन के लिए, के डी जो रेट कांस्टेंट है डिजॉर्प्शन के लिए। इसको हम एक नया कांस्टेंट लिख सकते हैं के। और के क्या है हमारा यहाँ पे? लैंगमियर कोफिशिएंट, या हम बोल सकते हैं लैंगमियर कांस्टेंट। ठीक है? तो जो हमारी इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? के पी इज इक्वल टू थीटा बाई 1 माइनस थीटा। क्लियर है? के पी इज इक्वल टू थीटा बाई 1 माइनस थीटा। लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना था? क्या कैलकुलेट करना था हमें? तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कि कितना हमारा सरफेस कवर हुआ है। सरफेस कवरेज को किससे रिलेट करना था? प्रेशर से। तो यहाँ पे देखो अगर आप इसका रेसिप्रोकल लोगे 1 बाई के पी इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा बाई थीटा, तो ये क्या बन जाएगा? 1 बाई के पी इज इक्वल टू 1 बाई थीटा माइनस 1। ओके, तो यहाँ से ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू के पी बाई 1 प्लस के पी। ये वाला जो फॉर्मूला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना क्योंकि इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। वो आपको फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज देगा, वो आपको के की वैल्यू देगा और प्रेशर आपसे पूछ लेगा, या वो आपको प्रेशर देगा, के कांस्टेंट आपको देगा कि लैंगमियर कांस्टेंट ये है, और पूछ लेगा कितना सरफेस कवर हुआ है। वो आपसे फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज निकलवा लेगा। ठीक है? तो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं इन दोनों को आप अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है? इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्लियर है? अब देखो ये तो था। अब ये बात ध्यान रखना कि ये जो हमने डेरिवेशन किया है, ये जो हमने डेरिवेशन किया है, हमने बोला ना कि गैसियस पार्टिकल्स ये इक्विलिब्रियम में थे, एड्जॉर्ब गैसियस
पार्टिकल्स के साथ। तो ये जो हमने फ्री गैसियस मॉलिक्यूल्स लिए थे, ये हमने किसके लिए लिए थे? मोनो एटॉमिक गैस। ये जो डेरिवेशन है आपका, ये किसके लिए है? मोनो एटॉमिक गैस के लिए डेरिवेशन है ये आपका, ठीक है। डायटोमिक गैस के लिए हम फर्दर स्टडी करेंगे बाद में। तो सबसे पहले ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है ये आपका कब एप्लीकेबल होगा? जब मोनो एटॉमिक गैस दे रखी हो। डायटोमिक गैस में क्या क्या केस होंगे वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ये हमने किसके लिए भी स्टडी किया? मोनो एटॉमिक गैस के लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखो हमारे पास आया थीटा इज इक्वल टू के पी बाई 1 प्लस के पी, ओके। हमारे पास अब क्या दो कंडीशन हो सकती हैं? क्या दो कंडीशन हो सकती है? प्रेशर लो हो, प्रेशर हाई हो, या प्रेशर इंटरमीडिएट रेंज में हो। तो देखो अगर हम केस 1 की बात करें, केस वन हम क्या लें? एट लो प्रेशर। लो प्रेशर पे क्या होगा? देखो बेटा, लो प्रेशर पे जो के पी है वो बहुत कम होगा, किससे? 1 से। जब प्रेशर की वैल्यू हम लो लेंगे, प्रेशर की वैल्यू कम लेंगे, तो 1 प्लस के पी है, यहाँ पे के पी है वो 1 से बहुत ही कम होगा, बहुत छोटा होगा। तो हम 1 प्लस के पी को क्या लिख सकते हैं? ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। जब के पी की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, जब आप 1 में कुछ ऐड करोगे 0.000001, तो क्या होगा? हम इसको क्या लिख सकते हैं? ऑलमोस्ट इक्वल टू हम 1 लिख सकते हैं, इसको ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस के पी को हम लिखेंगे ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। तो थीटा क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा के पी बाई 1, दैट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू के पी। यहाँ पे देखो जो फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज है थीटा, वो प्रेशर के लीनियरली प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। थीटा प्रेशर पे लीनियरली डिपेंड कर रहा है। थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। समझ आया ना? यहाँ से थीटा जो फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज है वो प्रेशर के लीनियरली वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा, रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगी रिएक्शन। यहाँ पे मतलब लो प्रेशर पे ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट। ये अच्छे से देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपसे वो सीधा पूछेगा एक इक्वेशन है या एक रिएक्शन है, वो लैंगमियर इक्वेशन को फॉलो करती है, ठीक है। और आप ये बताओ, जब हम प्रेशर की वैल्यू बहुत कम रखेंगे, लो प्रेशर रखेंगे, तो उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो 1 सेकंड लगेगा बस आपको ये बताने में कि अगर इक्वेशन लैंगमियर इक्वेशन को फॉलो कर रही है, प्रेशर लो है, तो रिएक्शन हमेशा किसको फॉलो करेगी? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, ठीक है। अब बात आती है सेकंड केस। अगर हम केस सेकंड की बात करें, वहां पे हम लेते हैं एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे क्या होगा? हमने बोला थीटा इज इक्वल टू के पी बाई 1 प्लस के पी। हाई प्रेशर पे जो के पी की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होगी 1 से। के पी की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे, 1 नेग्लिजिबल हो जाएगा इन कंपेरिजन टू दी के पी, क्योंकि के पी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी बिकॉज ऑफ दी हाई प्रेशर। तो यहाँ पे हम थीटा को क्या लिख सकते हैं? के पी बाई के पी, क्योंकि यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 प्लस के पी को आप किसके इक्वल लिख सकते हो? के पी के इक्वल, ओके। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा 1 आ गया, लेकिन हम किसको रिलेट कर रहे थे? सरफेस कवरेज को प्रेशर के साथ। इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ? हाई प्रेशर पे जो सरफेस कवरेज है वो इंडिपेंडेंट है प्रेशर के। यहाँ से क्या आ गया? जो सरफेस कवरेज है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, वो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। मतलब थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर 0। प्रेशर की पावर 0 का मतलब क्या हुआ? कि वो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो जाएगी वो कौन सी काइनेटिक्स को फॉलो करेगी? ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का? 0 ऑर्डर, ओके। तो अगर वो आपसे पूछे लो प्रेशर पे कोई भी रिएक्शन लैंगमियर इक्वेशन को फॉलो करती है, तो लो प्रेशर पे क्या होगी? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी, और हाई प्रेशर पे वो 0 ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी, ठीक है। अब बात आती है थर्ड केस की, एट इंटरमीडिएट प्रेशर। हाई प्रेशर पे वो
प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करेगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी प्रेशर के, और लो प्रेशर पे वो प्रेशर के साथ लीनियरली वेरी करेगी। ठीक है, तो जो मॉडरेट प्रेशर होगा यहाँ पे क्या होगा, जो ऑर्डर होगा रिएक्शन का वो क्या हो जाएगा, देखो हमने देखा लो प्रेशर पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती थी, हाई प्रेशर पे जीरो ऑर्डर को। तो जब आप बीच का प्रेशर लोगे तो वहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा, 1 और 0 के बीच में आएगा, क्योंकि लो प्रेशर पे 1 है, हाई पे 0 है, तो बीच में क्या आ जाएगा ऑर्डर, 1 और 0 के बीच में आएगा। मतलब जब प्रेशर आपका इंटरमीडिएट होगा तो रिएक्शन का ऑर्डर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल ऑर्डर हो जाएगा, रिएक्शन फ्रैक्शनल ऑर्डर की होगी। ठीक है, तो अब देखो अगर आप प्लॉट करते हो किसको, सरफेस कवरेज को प्रेशर के साथ, सरफेस कवरेज को प्रेशर के साथ, तो हमने बोला, क्या बोला, क्या कंक्लूड किया हमने यहाँ से, एट लो प्रेशर, लो प्रेशर पे तो क्या था, जो सरफेस कवरेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रेशर के। ओके, मतलब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा था। अगर मैं बात करूं हाई प्रेशर की, हाई प्रेशर पे क्या था, जो फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज है वो इंडिपेंडेंट हो गया था प्रेशर के, यही देखा था ना हमने, हाई प्रेशर पे जो फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। मतलब हाई प्रेशर पे क्या थी, रिएक्शन हमारी जीरो ऑर्डर की थी। तो देखो जब लो प्रेशर पे सरफेस कवरेज लीनियरली वेरी करेगा प्रेशर के साथ, लो प्रेशर पे सरफेस कवरेज लीनियरली वेरी करेगा प्रेशर के साथ, और हाई प्रेशर पे प्रेशर के साथ इंडिपेंडेंट हो जाएगा। हाई प्रेशर पे क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा वो प्रेशर के। ठीक है, तुम कितना भी प्रेशर अप्लाई करो फिर सरफेस कवरेज इंक्रीज नहीं होगा। ओके, ना वो इंक्रीज होगा ना वो डिक्रीज होगा, सरफेस कवरेज कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो देखो ये आपका था, यहाँ तक अगर हम बात करें ये था आपका लो प्रेशर वाला रीजन, लो प्रेशर वाला रीजन। यहाँ पे ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर। ये क्या है, हाई प्रेशर रीजन, हाई प्रेशर में जो रिएक्शन थी वो कौन से ऑर्डर की थी, जीरो ऑर्डर की थी। और ये जो बीच में बचा ये कौन सी कंडीशन है आपकी, मॉडरेट प्रेशर की कंडीशन है। इंटरमीडिएट जब प्रेशर होगा लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बीच में, तो देखो यहाँ पे रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करती है, यहाँ तक यहाँ पे रिएक्शन जीरो ऑर्डर को फॉलो करती है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर आएगा वो 1 और 0 के बीच में ही तो आएगा ना, तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा हमारा वो क्या होगा, फ्रैक्शनल ऑर्डर होगा। ओके, तो ये था बेसिकली आपका लैंगमियर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। लेकिन अभी हम इसके बारे में बहुत कुछ स्टडी करेंगे। अभी यही जो हमारा मोनोएटॉमिक गैस के लिए है यही हम इसको बाद में थोड़ा और स्टडी करेंगे। डायटोमिक गैस के लिए हम जो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म और नॉन डिसोसिएटिव मैकेनिज्म दोनों को स्टडी करेंगे। ठीक है, और जो इसकी वॉल्यूम की टर्म्स में है बहुत कुछ हम अभी इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर में मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर यहाँ तक आप देख लेना, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ लेना। ओके, थैंक यू।